हम्म, हम हमेशा ना ये मानते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक एक बहुत बड़ा डब्बा है और हम लोग उस डब्बे के अंदर रहने वाले बहुत ही छोटे मतलब बहुत ही मामूली से कण हैं। हाँ, ये तो एक बहुत ही बेसिक सी समझ है हमारी। सही कहा। मतलब फिजिक्स का एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है ना, बड़ी चीज के अंदर ही छोटी चीज फिट होती है। लेकिन सोचिए अगर रियलिटी का ये पूरा साइंस ही एकदम उल्टा हो। उल्टा? यानी किस सेंस में? यानी क्या हुआ अगर हम इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर हो। ओह वाओ! ये तो बहुत ही डीप थॉट है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही प्राचीन किस्से के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद बचपन की किसी बड़ी प्यारी सी आम सी कहानी जैसी लगेगी। हाँ, जो हमने अक्सर अपनी दादी नानी से सुनी होती है। एग्जैक्टली लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहानी क्वांटम इन्फिनिटी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के सबसे क्या कहते हैं रहस्यमयी पन्नों को खोलती है। आज हम अपने सोर्स द इन्फिनिट विद इन द माउथ ऑफ कृष्णा के अंशों पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही फैसिनेटिंग सोर्स है ये। है ना। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे सिर्फ कुछ इंच के एक छोटे से मुंह ने रियलिटी के हर एक नियम को तोड़ कर रख दिया था। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ फिलॉसफी तक लिमिटेड नहीं है। ये हमारी जो रियलिटी की नेचर है ना, उस पर एक बहुत डायरेक्ट प्रहार करता है। हाँ मतलब एकदम कोर पे हिट करता है। सही बात है। अब देखिए, हम जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं वो बाहर से देखने में बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही आम लगता है। एक छोटा सा बच्चा है कृष्णा, उसने मिट्टी खाई है। हाँ नॉर्मल बच्चे करते हैं ऐसा। एग्जैक्टली। और उनकी माँ यशोदा उन्हें पकड़ लेती हैं। वो बहुत गुस्से में है। ये एक ऐसा सीन है जो दुनिया के किसी भी घर में हो सकता है। और हमारे सोर्स की शुरुआत यहीं से होती है, एक माँ के बहुत ही कड़क ऑर्डर से कि कन्हैया मुंह खोलो। एक सेकेंड थोड़ा रुकिए। मैं यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। जब हम ऐसी कहानियां सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यार ये तो बस एक मिथ है, एक थोड़ी बड़ी चढ़ाकर बताई गई बात है। एक एग्जैजरेशन लगता है लोगों को। हाँ, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को मिट्टी खाने से रोकने के लिए एक डरावनी कहानी बनाई गई हो कि देखो बेटा मिट्टी मत खाना, भगवान सब देख रहा है वगैरह वगैरह। ये एक बहुत ही नेचुरल सा डाउट है, किसी को भी लग सकता है। वही ना, हम इसको इतना बड़ा दार्शनिक या साइंटिफिक एंगल क्यों दे रहे हैं? और अगर कृष्णा वाकई में कोई ऐसी कॉस्मिक पावर थे तो वो मिट्टी जैसी मामूली चीज ही क्यों खा रहे थे? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, अगर हम इसको सिर्फ एक मॉरल स्टोरी मान लेना तो हम इसके सबसे बड़े रहस्य को मिस कर देंगे। मिट्टी का चुनाव यहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या रीजन था इसका? मिट्टी आखिर है क्या? ये हमारी इस फिजिकल दुनिया का सबसे बेसिक, सबसे सॉलिड और लिमिटेड फॉर्म है। ये उस चीज का सिंबल है जो नश्वर है, जो खत्म हो जाएगी। ओके, समझ रहा हूँ। यशोदा माँ उस मिट्टी को लेकर इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका पूरा फोकस उसी फिजिकल और लिमिटेड रियलिटी पर है, जिसे हम माया कहते हैं। अब माया को कोई जादू टोना मत समझिए। तो इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझें? इसको मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में ना एक वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर हेडसेट या एक एवोल्यूशनरी यूजर इंटरफेस की तरह समझिए। एक यूजर इंटरफेस मतलब जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें सिर्फ फोल्डर्स दिखते हैं पर उनके पीछे की जो असली कोडिंग है वो हमें नहीं दिखती। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। हमारा जो इंसानी दिमाग है वो इस तरह से डिजाइन ही नहीं हुआ है कि वो उस पूरी इन्फिनिटी को, उस कोडिंग को प्रोसेस कर सके। ओ, तो हमें बेसिकली एक फिल्टर्ड वर्जन मिलता है। हाँ, जिंदा रहने के लिए ना हमें इस दुनिया की एक लिमिटेड फिल्टर्ड तस्वीर चाहिए होती है। यशोदा माँ का वो जो यूजर इंटरफेस था वो ये था कि वो एक माँ है और उनके सामने उनका एक छोटा सा बच्चा है जिससे चोट लग सकती है या जो बीमार पड़ सकता है मिट्टी खाने से। बिल्कुल। उनका गुस्सा पूरी तरह से उस रिस्ट्रिक्टेड रियलिटी के रूल्स के हिसाब से एकदम सही था। वो उस इल्यूजन में, उस माया में पूरी तरह से डूबी हुई थी। और उनका ये जो कन्फ्यूजन था वो हमारे अपने ह्यूमन नेचर का ये एक आईना है। ये तो सच में बहुत डीप है। लेकिन सोर्स में एक बड़ी अजीब सी बात भी लिखी है जिसे पढ़कर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या बात थी वो? जब माँ गुस्से में है और अपने बच्चे को डांट रही हैं तो वो बच्चा रोता नहीं है, वो बस मुस्कुराता है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। अजीब क्यों लगी आपको?
मतलब अगर आप सच में एक कॉस्मिक पावर है तो अपनी माँ को एक मुट्ठी मिट्टी के लिए इतना परेशान क्यों होने दे रहे हैं? क्या ये उन्हें उकसाना नहीं हुआ, या फिर वो बस वेट कर रहे थे कि माँ का गुस्सा एकदम पीक पे पहुंच जाए? नहीं नहीं, यहाँ मुस्कुराने का मतलब उन्हें उकसाना या टीज करना बिल्कुल नहीं है। ये जो मुस्कान है ना, ये एक तरह से उस सिस्टम में आ रहे एक ग्लिच का इशारा है। ग्लिच का इशारा मतलब? देखिए, जब कोई इंसान अपने उस इल्यूजन को, अपने उस यूजर इंटरफेस को लेकर पूरी तरह से श्योर हो जाता है ना, तभी तो उसको तोड़ा जा सकता है। हाँ, वो तो है। यशोदा माँ अपने उस फाइनाइट या लिमिटेड सच को ही फाइनल सच मान रही थी। तो कृष्ण की मुस्कान एक तरह से ये बता रही थी कि माँ, आप जिस चीज को लेकर इतनी टेंशन ले रही हैं, वो वाकई में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाह, तो वो उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये तो उस मैसिव झटके की तैयारी थी जो अगले ही पल उनके दिमाग के सारे तारों को झकझोरने वाला था। अब फिर वही होता है, वो झटका आता है, बच्चे का मुंह खुलता है। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि हम इसकी ना थोड़ी ज्योमेट्री को ओपन करके समझें। श्योर, बताएं। सोर्स के हिसाब से जब यशोदा माँ ने उस छोटे से मुंह के अंदर झांका तो वहां कोई मिट्टी नहीं थी, वहां दांत, जीभ या गला कुछ नहीं था। वहां 14 लोक थे, चमकता हुआ सूरज था, चांद था, तारे थे। पूरा का पूरा ब्रह्मांड था वहां। हाँ, पूरा ब्रह्मांड। अब फिजिक्स के नजरिए से देखा जाए तो ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। 1-2 इंच की जगह में आप करोड़ों लाइट ईयर्स में फैले स्पेस को कैसे फिट कर सकते हैं? ये समझना थोड़ा ट्रिकी है। मतलब ये तो वही बात होगी ना, जैसे कोई कहे कि उसने एक माचिस की डिब्बी के अंदर पूरा का पूरा हिमालय पहाड़ रख दिया है। ये काम कैसे करता है? यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां हमारा जो नॉर्मल फिजिक्स का साइंस है वो फेल हो जाता है। यहां आकर हमें क्वांटम रियलिटी और फ्रैक्टल ज्योमेट्री की तरफ देखना पड़ता है। फ्रैक्टल ज्योमेट्री, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है। मैं आसान करके बताती हूँ। आपने माचिस की डिब्बी और पहाड़ का एग्जाम्पल दिया ना, वो एग्जाम्पल तब सही होता जब ब्रह्मांड को किसी चीज के अंदर फिजिकली ठूंसा जा रहा हो। हाँ, जैसे पैकिंग करते हैं हम। राइट, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। इसको आप एक होलोग्राम की तरह समझिए। होलोग्राम मतलब जैसे वो 3D प्रोजेक्शन होता है मूवीज में? उस प्रोजेक्शन से भी बहुत ज्यादा डीप है ये। सोचिए, अगर आप एक नॉर्मल फोटो को बीच से फाड़ दें तो क्या होगा? आपको उस फोटो के 2 अलग-अलग टुकड़े मिलेंगे ना? हाँ, आधी आधी फोटो हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक होलोग्राफिक प्लेट को जमीन पर पटक कर तोड़ दें और उसके एक सबसे छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक टुकड़े को उठाकर उसमें लेजर पास करें, अच्छा, तो क्या होगा? तो उस छोटे से टुकड़े में भी ना आपको पूरी की पूरी ओरिजिनल तस्वीर दिखाई देगी। हर एक छोटे हिस्से के अंदर वो पूरी इन्फिनिटी मौजूद होती है। क्या बात कर रहे हैं, ये वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल। तो यशोदा माँ ने कृष्ण के मुंह के अंदर ब्रह्मांड को रखा हुआ नहीं देखा, बल्कि वो मुंह एक उस होलोग्राफिक टुकड़े की तरह काम कर रहा था, जिसने अचानक से ये प्रूव कर दिया कि साइज बस एक इल्यूजन है। ओ भाई साहब, ये तो दिमाग की नसें सुनकर देने वाली बात है ना? जो चीज सबसे बड़ी, सबसे विशाल है, वो सबसे छोटी चीज के अंदर भी पूरी शान से मौजूद है। मतलब वो मुंह एक तरह का पोर्टल बन गया था, जिसने स्पेस और डायमेंशन के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हिला के रख दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि सोर्स में यशोदा माँ के रिएक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। हाँ, उनका रिएक्शन बहुत क्रूशल था। सोर्स कहता है कि ये सब देखकर उनकी सांसें रुक गई। पहले ना मुझे लगा कि ये शायद सिर्फ एक लिखने का तरीका, एक मुहावरा है, कि वो बड़ी हैरान हो गई थी। नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में वही लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम आपके इस होलोग्राफिक और क्वांटम लॉजिक को अप्लाई करें तो ये तो सिर्फ हैरानी नहीं थी, ये तो एक भयानक, मतलब एक एब्सोल्यूट कॉग्निटिव ओवरलोड रहा होगा। एकदम सटीक पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक आम माँ का शौक नहीं था, ये एक लिमिटेड इंसानी दिमाग का पूरी तरह से क्रैश हो जाना था। सिस्टम फेल हो गया पूरा। हाँ, जब हमारा दिमाग किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को देखता है जिससे समझने के लिए उसके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो सबसे पहला फिजिकल रिएक्शन यही होता है, सांसें रुक जाना। क्योंकि प्रोसेसिंग ही रुक गई ना उस टाइम पे। एग्जैक्टली। यशोदा माँ का वो जो यूजर इंटरफेस जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, वो एक झटके में शट डाउन हो गया। उनका दिमाग ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि जिस बच्चे को वो अपनी गोद में लिए बैठी हैं, उसके अंदर वो चांद तारे कैसे हो सकते हैं जो तो आसमान में होने चाहिए थे। ये एक एग्जिस्टेंस का ही झटका था, मतलब एग्जिस्टेंशियल शॉक जिसे कहते हैं। बिल्कुल। वो एक एग्जिस्टेंशियल शॉक ही था।
लेकिन देखिए कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। और सच कहूँ तो जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है ना, वो अभी आने वाली है। अच्छा, वो कौन सी बात है? ब्रह्मांड का वो टेरिफाइंग नज़ारा दिखाने के बाद सोर्स के अनुसार कृष्णा आखिर में बोलते हैं और वो कहते हैं, माँ ये सब मेरे अंदर है और मैं तुम्हारे अंदर हूँ। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। पर यहाँ मैं फिर से थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनूंगी। मुझे ये लाइन थोड़ी सी, कैसे कहूँ, अहंकार या एरोगेंस से भरी हुई लगती है। अहंकार? वो कैसे? क्या ये बस एक पावर दिखाने का तरीका नहीं है? जैसे कोई बहुत ही पावरफुल एंटिटी किसी कमजोर इंसान को डरा रही हो और कह रही हो कि देखो मेरी ताकत, तुम मेरी औकात के सामने कुछ भी नहीं हो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अगर उनका सेंटेंस सिर्फ यहाँ तक होता ना कि ये सब मेरे अंदर है, तो शायद आपका ये क्लेम एकदम सही होता। तब वो एक पावर ट्रिप जैसा लगता। हाँ, वही तो लग रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो उन्होंने कहा कि और मैं तेरे अंदर हूँ, ये एक छोटा सा फ्रेज इस पूरे इवेंट के मीनिंग को 180 डिग्री घुमा देता है। ये कोई ईगो का शो नहीं है, ये तो एक बहुत ही डीप लेवल का एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट? एक मिनट, ये एम्पावरमेंट कैसे हुआ? अगर आपके सामने खड़ा कोई शख्स अचानक से आपको पूरा यूनिवर्स दिखा दे और फिर बोले कि वो आपके अंदर है, तो भाई ये तो बहुत स्केरी है। इसमें स्ट्रॉन्ग या एम्पावर्ड फील करने वाली क्या बात है? इसको ना थोड़ा मैथ्स के एंगल से समझते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी याद है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत याद है स्कूल से। मेरे अंदर है और मैं तेरे अंदर हूँ। तो वही सिंपल सा रूल यहाँ अप्लाई होता है। अगर ए के अंदर बी है और बी के अंदर सी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि सी भी कहीं ना कहीं ए का ही हिस्सा है। एग्जैक्टली। कृष्णा यशोदा माँ को ये थोड़ी बता रहे थे कि वो कितनी छोटी या वीक है। वो तो ये दिखा रहे थे कि यशोदा माँ खुद में कितनी विशाल है। ओ माय गॉड! मतलब अगर वो इन्फिनिटी कृष्णा के अंदर है और कृष्णा माँ यशोदा के अंदर है, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि वो पूरा इन्फिनिट यूनिवर्स असल में यशोदा माँ के भीतर भी एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही वो असली ज्ञान है जिसे हमारा आज का सोर्स डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कॉन्शियसनेस यानी चेतना के लेवल पर कोई अलगाव नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। ये सच में बहुत डीप बात है। अलग हुए तो हम सूख जाएंगे, लेकिन ये जो दर्शन है, ये समझाता है कि हम सिर्फ बूंद नहीं है, उस एक बूंद के अंदर ही पूरा का पूरा समुंदर छिपा हुआ है। क्या एनोलॉजी दी आपने, जबरदस्त। यशोदा माँ जो अभी कुछ सेकंड्स पहले तक बस एक मुट्ठी मिट्टी को लेकर इतना गुस्सा कर रही थी, एक छोटे से आंगन को ही अपनी पूरी दुनिया मान रही थी ना, उनको ये एहसास कराया गया कि चाहे बाहर से वो एक गांव की सिंपल सी माँ दिखती हो, हाँ, पर अंदर से कॉन्शियसनेस के लेवल पर वो खुद उस बड़ी सी इन्फिनिटी का एक अनब्रेकेबल हिस्सा है। ये तो सच में पूरे पर्सपेक्टिव को ही फ्लिप कर देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो मिट्टी खाने वाली बात थी, वो कोई बचपने की गलती नहीं थी। नहीं, वो एक पूरा प्लान था। हाँ, वो पूरी तरह से एक सेटअप था। उस सबसे मामूली सी चीज यानी मिट्टी का यूज किया गया ताकि उस सबसे बड़े सच, उस कॉस्मिक इन्फिनिटी को उसके कंट्रास्ट में दिखाया जा सके। और अगर आप सोचें तो हम सब भी अपनी लाइफ में रोज यही तो करते हैं। बिल्कुल। किस तरह से? हम अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो गई या ट्रैफिक जैम या छोटी छोटी बहस हो गई, बेसिकली हमारी लाइफ की जो मिट्टी है उसको हम इतना बड़ा मान लेते हैं, हमें लगता है कि हमारा एग्जिस्टेंस बस इन्हीं चीज़ों तक लिमिटेड है। ये बहुत ही खूबसूरत पैरेलल ड्रॉ किया आपने। इंसान का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके पास पैसे या रिसोर्सेज कम है। उसका दुख ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी को ना बहुत ही छोटी चीज़ों के साथ बांध लेता है। हाँ, हम खुद को लिमिट कर लेते हैं। जब हम अपनी डेली प्रॉब्लम्स को, अपने इस फिजिकल रूप को या अपने साइज को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो हम वाकई में उस वीआर हेडसेट में, उस माया के ट्रैप में फंस जाते हैं। और इस सोर्स और इस पूरी कहानी का मेन पॉइंट ही उस ट्रैप को तोड़ना है, राइट? एकदम राइट। ये हमें फोर्स करता है ये देखने के लिए कि जो चीजें हमें बाहर से बहुत मैसिव और डरावनी लगती हैं, वो असल में हमारे अंदर बसी चेतना का ही एक एक्सटेंशन है। तो अगर हम इस पूरी डिस्कशन के इन सारे थ्रेड्स को एक साथ जोड़ें तो पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। हाँ, सब सेंस बनाता है फिर। ये पूरा इंसिडेंट कोई आम बच्चे के मैजिक ट्रिक की कहानी नहीं है। ये एक प्रोफाउंड रिमाइंडर है कि कैसे हमारा अपना दिमाग हमें लिमिटेड होने का धोखा देता है। यशोदा माँ का वो गुस्सा, उनका डर, उनकी सांसें रुक जाना, ये सब उस इल्यूजन को तोड़ने का एक प्रोसेस था। सही कहा। और सबसे बड़ी बात वो आखिरी मैसेज
कि कोई भी इंसान, चाहे वो खुद को कितना ही आम या छोटा क्यों ना समझे, वो इस यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो यूनिवर्स खुद उसके अंदर चल रहा है, धड़क रहा है। और यही हमारे आज के इस डीप डाइव का अल्टीमेट कंक्लूजन भी है। सच्चा ज्ञान वो थोड़ी है जो आपको बाहर से कुछ नया सीखने को बोले। तो फिर क्या है? सच्चा ज्ञान वो है जो आपके उस इल्यूजन को तोड़ दे कि आप वीक हैं या लिमिटेड हैं। कृष्णा का वो मुंह खोलना कोई जादू नहीं था, बल्कि वो एक आईना था, एक मिरर जो यशोदा माँ के आगे रखा गया ताकि वो अपनी खुद की इन्फिनिटी को देख सके। क्या बात है! जब एक इंसान को ना ये समझ आ जाता है कि उसके अंदर भी वही सेम होलोग्राफिक रियलिटी है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, तब डर या गुस्सा जैसी फीलिंग अपने आप ही इर्रेलेवेंट हो जाती है। ये वाकई एक ऐसा थॉट है जो लाइफ को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल सकता है। ये सब सुनने के बाद ना एक बहुत ही गहरा सवाल ज़रूर उठता है। जरूर, क्या सवाल है? हम लोग अक्सर दुनिया की इस विशालता को देखकर, उसके साइज को देखकर डर जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर, एंडलेस आसमान, तारे, या यहाँ तक कि दूसरे लोगों की मैसिव सक्सेस को देखकर ना इंसान खुद को बहुत ही बौना, बहुत ही छोटा फील करने लगता है। हाँ, ये बहुत कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन हमारे सोर्स ने आज जो ये असली ज्ञान हमारे सामने रखा है, ये तो उस पूरी थिंकिंग को ही चैलेंज कर देता है। अगर उस छोटे से बच्चे के एक छोटे से मुंह के अंदर वो पूरी रियलिटी, वो सारे लोग और पूरी इन्फिनिटी फिट हो सकती है, और अगर कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम सब भी उसी एक अनब्रेकेबल चेन का हिस्सा है, हाँ, बिल्कुल है। तो अगले बार जब किसी को लाइफ की इस दौड़ में बहुत अकेलापन, कमजोरी या छोटापन फील होना, तो उन्हें एक पल के लिए जरूर रुकना चाहिए, एक लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद से बस ये पूछना चाहिए कि क्या सच में हमारा वजूद इतना ही छोटा है जो इन डेली प्रॉब्लम्स के बोझ तले दब जाए? ये तो सच में सोचने वाली बात है। या फिर क्या पता हर एक इंसान के भीतर भी एक पूरा का पूरा इन्फिनिट ब्रह्मांड बड़ी शांति से छुपा बैठा हो, जिसे बस अब तक अपना नजरिया खोलकर देखा ही नहीं गया हो।